सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, नरेश सक्सेना जी पर केंद्रित इस एकाग्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ जाने माने रंगकर्मी और अभिनेता अनिल रस्तोगी जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी मित्रों की ओर से अनिल रस्तोगी जी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। थैंक यू। निवेदन करता हूं, कृपया अपने मोबाइल को स्टेबल कर लें ताकि यह वीडियो बेहतर रूप में हमारे सामने सुरक्षित रह सके। और मित्रों, अनिल रस्तोगी जी और नरेश सक्सेना जी लंबे समय से साथ हैं। दोनों एक शहर से आते हैं जिसका नाम लखनऊ है। और अनिल रस्तोगी रंगमंच और अभिनय के साथ गहरे जुड़े हुए हैं और इन अनुशासनों में स्वयं नरेश सक्सेना जी की भी आवाजाही है। नरेश जी ने कई फिल्में बनाई हैं, कई धारावाहिक बनाए हैं और हम लोग उनके कवि पक्ष से अवगत हैं। उनकी कविताओं पर कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी। एक और परिचय अनिल रस्तोगी जी का, जो तमाम इनकी कई चर्चित फिल्मों में अभिनय और इनके नाट्य मंडल के काम से अलग है, वह यह कि इन्होंने नरेश सक्सेना जी की एक चर्चित फिल्म संबंध में एक शानदार जानदार अभिनय भी किया है। यह संबंध वही फिल्म है जिसके लिए नरेश सक्सेना जी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आज उस फिल्म की भी विस्तार से चर्चा होगी। अनिल रस्तोगी जी ने नरेश सक्सेना जी की कुछ एक कविताओं का रंगमंच में बेहतरीन प्रयोग किया है। हम जानते हैं लखनऊ में इनकी चर्चित नाट्य कंपनी दर्पण की सक्रियताओं को लेकर। तो आज रंगमंच और साहित्य के अंतर संबंध पर भी चर्चा होगी। सर्वप्रथम मैं अनिल जी से अनुरोध करता हूं कि वे उन शुरुआती पलों में जाएं, उन दिनों में जाएं जब वे पहली बार नरेश सक्सेना जी से मिल रहे थे और उनकी मुलाकात हो। आदरणीय अनिल देखिए, आमतौर पे होता ही अर्पण जी की मुलाकात परिवार से जब होती तो पति के जरिए होती मुलाकात, लेकिन हमारी और नरेश जी की मुलाकात पत्नी के जरिए हुई थी। ये था कि संगीत नाटक अकादमी से हम लोगों का संबंध रहता था, चूंकि मैं नाटक की भी फील्ड में था तो वहां न जाना रहता था। वहां विजय नरेश जी एक प्रोड्यूसर के रूप में थी, तो वहां उनसे मेरा परिचय हुआ। उर्मिल कुमार थपलियाल जो हमारे मित्र थे, हमारे दर्पण के संस्थापक सदस्य रहे हैं, और मैंने जितने नाटक किए हैं उसमें मेरा ख्याल है 40% जो नाटक है उनका निर्देशन डॉक्टर उर्मिल कुमार थपलियाल ने किया है। तो उनके विजय नरेश जी के बहुत प्रगाढ़ संबंध थे, क्योंकि दोनों ही म्यूजिक फील्ड के थे, दोनों ही थिएटर फील्ड के थे, दोनों ही कल्चरल फील्ड के थे। तो विजय जी को वहाँ जब संगीत नाटक एकेडमी में थी तो वहाँ उन्होंने 2 प्रस्तुतियां की थी। एक किया था सत्यवादी हरिश्चंद्र और एक किया था अमीर खुसरो के ऊपर एक फीचर किया था उन्होंने। तो जब वो किया था तो उनका स्वभाव इतना अच्छा था विजय जी का कि वो जिससे भी मिलती थी उसको बिल्कुल अपना बना लेती थी। तो उसी तरीके से हमारे उनके एक बिल्कुल घरेलू संबंध हो गए और घर आना जाना शुरू हुआ। उस समय लोग वजीर हसन रोड पे रहा करते थे, मुझे याद है। तो आना जाना हुआ, वहीं नरेश जी से मुलाकात हुई। फिर जो नरेश जी के बारे में जो मैंने जाना वो तो बहुत ही प्रतिभाशाली थे। मतलब उनके बारे में क्या कहूँ, पूरा परिवार ही बहुत ही प्रतिभाशाली रहा है। नरेश जी के बारे में पता लगा कि वो ऐसे तो जल निगम में इंजीनियर हैं,
बहुत सी प्रोजेक्ट्स के इंचार्ज हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी की हैं, लेकिन उसके साथ में एक बहुत बड़े कवि भी हैं, और नाटक भी उन्होंने लिखा है, टेलीविजन के लिए भी किया है, मतलब बहुमुखी प्रतिभा उनकी। तो वो जो संबंध जो हमारे विजय जी के साथ जो था, वो धीरे धीरे पारिवारिक संबंधों में बदल गया। बाद में पूर्वा भी धीरे धीरे बड़ी हुई। पूर्वा ने भी मतलब मैं तो पूर्वा के काम से भी बहुत इम्प्रेस था कि एक तरफ वो कथक डांसर थी, दूसरी ओर पखावज प्लेयर थी। मैंने कभी किसी महिला को पखावज प्ले करते हुए नहीं सुना था। और तीसरे ड्रामेटिस्ट भी बहुत अच्छी वो हुई। और इस समय तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जो चंद मशहूर डायरेक्टर्स हैं उसमें उनका नाम है। तो इस तरीके से धीरे धीरे पारिवारिक संबंध हो गए, हम लोगों ने साथ साथ काम करना शुरू किया। और विशेषकर जो हमारी संस्था दर्पण थी, दर्पण से नरेश जी का बहुत गहरा संबंध रहा। वो हमारे नाटक देखने आते थे, हमें राय देते थे अपने नाटकों के ऊपर, और हम भी उनसे उनका अप्रूवल हमारे लिए बहुत जरूरी था एक अच्छे नाटक के लिए। तो इस तरीके से हमारे उनके संबंध हुए। और फिर तो हम लोगों ने बहुत मिल करके साथ काम किया। जैसे मैंने बताया कि विजय जी ने एक नाटक किया था सत्य हरिश्चंद्र, और ये प्रगति मैदान में हुआ था। उसमें हमारे दर्पण के काफी आर्टिस्ट थे, और मैं उसमें भगवान विष्णु का रोल करता था। उसमें उस समय आप समझिए नौटंकी के एक बड़े प्रोफेशनल आर्टिस्ट थे, मास्टर प्यारे लाल, वो रोल कर रहे थे। गिरिराज जी वो उसमें रोल कर रहे थे। वो बहुत ही प्रख्यात नौटंकी शैली के ज्ञाता थे। तो इस तरीके से मुझे विजय जी के साथ काम करने का मौका हुआ। फिर जब उन्होंने अमीर खुसरो फीचर किया, वो दिल्ली में श्री राम सेंटर में हुआ था। उसमें मैंने और कुमकुम धर ने एक रोमांटिक सीन था किया था। उन्होंने देवल देवी का रोल किया था, मैंने खिजर खां का रोल किया था, और बहुत ही प्रभावशाली था। तो जैसे जैसे मैं विजय जी के साथ काम करता रहा, मैं उनके बारे में जानता रहा कि कितना गहरी है वो, कितनी बड़ी म्यूजिशियन है वो, और कितना उनके अपने सब्जेक्ट में पैठ है। और उसी के जरिए फिर नरेश जी से भी बराबर मुलाकात होती रही। फिर जब नरेश जी ने जब संबंध फिल्म बनाई, तो उन्होंने मुझे उसमें लिया। और ये एक मेरा ख्याल है एक पहला एक बहुत बड़ा काम था जो कि मुझे करने को मिला। उसमें मैंने एक ठेकेदार की भूमिका की थी। उसके एक एपिसोड में आपको बताऊं, उसका कुछ ऐसा था कि मुझे मालूम नहीं उसमें हीरोइन पहले से कोई थी या नहीं थी। मुझे याद है कि शूटिंग शुरू होने वाली थी रात में 10 बजे। नरेश जी हमारे यहाँ आए और बोले, अनिल जी मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मुझे एक हीरोइन चाहिए अपनी फिल्म के लिए। तो हमारे साथ हमारी कजिन सिस्टर संध्या संध्या रस्तोगी बहुत अच्छी कलाकार थी। तो मैंने कहा हाँ मैं अभी बात किए लेता हूँ। उससे मैंने बात की और अगले दिन ही संध्या सेट पे थी। और वो फिल्म साहब उन्होंने जो बनाई, उसमें मुझे जो ठेकेदार का रोल दिया, मुझे भी करने मजा आया। और सबसे बड़ी बात की जो उसकी स्टोरी थी, उन्होंने इतनी बढ़िया रखी थी। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उन्हीं की एक शायद कविता थी इस पर्यावरण के ऊपर, जिस पर उन्होंने फिल्म बनाई थी। हालांकि उस फिल्म में उन्होंने कविता का उपयोग नहीं किया था, उन्होंने मोन्टाजेस के जरिए अपनी बात कही थी। और एक बड़े से पेड़, मुझे याद है कि वो सीन भी याद है, जब मैं जंगल काटने के लिए जाता हूँ, वो पेड़ काटने के लिए जाता हूँ, तो संध्या वो पेड़ के को बिल्कुल चारों तरफ से घेर करके खड़ी हो जाती कि नहीं, हम इसको नहीं कटने देंगे। बहुत ही प्रभावशाली था। और उसको तो जैसा आप जानते ही हैं कि 1990 में जो नेशनल अवार्ड्स जो 1978 में शुरू किए गए थे हमारी सरकार द्वारा, उसमें उसको जो अवार्ड मिला था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड था। वो क्रिटिक अवार्ड था। जो ज्यूरीज क्रिटिक अवार्ड जो मिलता है वो बहुत ही प्रेस्टिजियस होता है, और वो अवार्ड उसको मिला। उसमें और भी हमारे दर्पण के साथी थे, विजय तिवारी थे, उसमें रूपराज नागर थे,
एक सरकार करके लड़की थी, संध्या थी, तो बहुत ही प्रभावशाली था। और वो भी इत्तेफाक से मुझे पता लगा कि बाय डिफॉल्ट उन्होंने किया था। उसको शायद डायरेक्ट करना था विजय जी को ही, लेकिन विजय जी को ही उस समय फिर एक सूरीनाम से ऑफर मिल गया था, वहां पर इंडियन कल्चर सेंटर की वो डायरेक्टर बना दी गई थी। तो विजय जी वहां चली गई। और मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ पर, वैसे तो शायद आप उनके इतने मित्र हैं, आपको पता ही होगा कि विजय नरेश जी पहली लेडी थी जिन्होंने FTII से डायरेक्शन का कोर्स किया था। मुझे बताया था नरेश जी ने कि जब वो FTI में अपीयर हुई तो उनसे पूछा गया, शी क्वालिफाइड, कि आप किस में एक्सपर्टाइज करेंगे। उनका हम तो डायरेक्शन में करेंगे। तो उनको बताया गया कि नहीं, डायरेक्शन में तो हमारे लेडीज को लिया ही नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अगर करूंगी तो डायरेक्शन में ही करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। और उस नाते वहां पर लेडीज के लिए भी डायरेक्शन का कोर्स शुरू किया गया। और इस तरीके से उन्होंने भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाई विजय जी में। खैर मैंने उसमें काम तो नहीं किया, बट आई न्यू दैट शी हैज बीन वेरी क्वालिफाइड लेडी। तो इस नाते नरेश जी ने जो पहले कोई डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाई थी दूरदर्शन के लिए, और जो सीरियल्स बनाए थे, उनकी वो एक्सपर्टाइज काम आई। और उन्होंने जो फिल्म बनाई उसको नेशनल अवार्ड मिला। और ये नेशनल अवार्ड आपको बताऊं कि कोइंसिडेंस था कि 1991 में उनको हमारे जो प्रेसिडेंट थे वेंकट रमन जी, उन्होंने अवार्ड दिया था। आई थिंक दिस वाज 7 अप्रैल और समथिंग, मुझे डेट भी हल्की सी याद आ रही है। और उसी साल हमारे जो महानायक हैं, क्या नाम है, अमिताभ बच्चन जी, उनको भी उसी साल पहली बार उनकी जी मित्रों, संभवतः अनिल रस्तोगी जी का इंटरनेट कनेक्शन कुछ समय के लिए बाधित हो गया है, तो हम कोशिश करते हैं कि वे पुनः हमसे जुड़ सकें। इस बीच मैं नरेश सक्सेना जी की उस फिल्म संबंध की कुछ बातचीत कर लूं। संबंध मित्रों एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म है। और देखिए अनिल रस्तोगी जी का अभी कनेक्शन चला ही गया है। हम तब तक कुछ सामान्य बातें करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे शीघ्र हमसे जुड़ सकेंगे। नरेश सक्सेना जी का सर्जक मन पर्यावरण को लेकर शुरू से ही काफी सजग रहा है। उनकी कई ऐसी कविताएं हैं जिसमें वृक्षों को बचाने की बात की गई है, नीम की पत्तियों की चर्चा की गई है, धूप, हवा, पानी, मछली आदि की चर्चा हुई है। यह फिल्म भी संबंध, जिसमें एक ठेकेदार की भूमिका में हमारे आज के वक्ता अनिल रस्तोगी जी रहते हैं, एक खास फिल्म है जिसके लिए स्पेशल मेंशन अवार्ड राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नरेश सक्सेना जी को दिया गया। इस फिल्म में भी पर्यावरण की ही कहानी है। नीम के पेड़ को बचाने की कवायद है और नीम के उस पेड़ को जो काटने का सौदा है वह कोई और नहीं, उस घर का बेटा ही करता है। तो क्या वह बेटा पर्यावरण विरोधी है? क्या उसे अपने घर के उस नीम के पेड़ से प्यार नहीं है? तो इसका उत्तर यह है कि वह खुद भी नहीं चाहता है कि नीम का वह पेड़ कटे।
लेकिन उसकी छोटी बहन की शादी करनी है और शादी के लिए पैसों की व्यवस्था करनी है। वह उस व्यवस्था में आगे बढ़ता है, कोशिश करता है कि कहीं से धनराशि की व्यवस्था हो सके, मगर जब वह इसमें सफल नहीं होता है तो एक मजबूरी के ही तहत, या जो उसे आप कहिए बुझे मन से ही सही, वह ठेकेदार से कुछ पैसे बतौर अग्रिम, बतौर एडवांस ले लेता है और बुझे मन से वह घर लौटता है। और फिर ये ठेकेदार आते हैं और ये ठेकेदार हमारे अनिल रस्तोगी जी ही रहते हैं जो उसकी भूमिका करते हैं। कई तरह के संवेदनशील दृश्य हैं उसमें। वो उस घर की जो बूढ़ी स्त्री है, जो उस बेटे की माँ है, जो घर की बहू है, वे सभी लोग आते हुए ट्रैक्टर, साथ में उतरते श्रमिकों के हाथों में कुल्हाड़ी, कंधे पर आरा मशीन, इन सबको देखकर उन्हें लगता है कि उनके घर पर कुछ आक्रमण जैसा हो गया है। वे समझते हैं, नहीं समझते हैं, बेटा भी तब तक घर आ जाता है और कई तरह के इसमें मोनोलॉग हैं। और वह उसी अपनी उधेड़ बुन में, क्योंकि वह स्वयं भी तो यह सौदा करके कहीं ना कहीं परेशान ही है, और फिर धीरे धीरे वह पूरी प्रक्रिया घटित होती है। अनिल जी, मैं 1 मिनट ले रहा हूं, जी जी जी। आप चलिए, तो मैं उस फिल्म संबंध की कहानी को यहाँ पर रख रहा हूं। तब तक आप अपने को स्टेबल कर लें और मोबाइल को जी कृपया टिका लें जी, ताकि अपना वीडियो बेहतर से बेहतर हो सके। तो मित्रों, वह मुझे मन से यह बात स्वीकारता है, मोनोलॉग है, और फिर लोग जानते हैं, घर की स्त्रियां भी जानती हैं कि इस तरह से बेटी के ब्याह के लिए उस पेड़ को काटने का सौदा किया गया है। और फिर कई तरह के फॉरवर्ड फ्लैश बैक में और कई तरह से जो सिनेमाई तकनीक होती है, उसके अंतर्गत जो घर की बहू है वह बहुत कुछ सोचती है। और जब वह पहली बार इस घर में आई थी, जब वह घूंघट किए हुए थी, तो कुछ और उसे नहीं दिख रहा था, लेकिन जिस बर्तन में पानी था और जिस पानी में उस नीम के पेड़ की छाया आ रही थी, वह उसे दिखाई दे रही थी। और उस नीम के पेड़ के साथ कई सारी यादें हैं। मतलब यह कि चाहे बूढ़ी माँ हो, जवान बहू हो, बेटा हो, या अविवाहित लड़की हो, ये सब नहीं चाहते हैं कि पेड़ कटे, मगर मजबूरी में यह सौदा किया गया। बाद में अंततः पेड़ बचता है। और मैं चाहता हूं कि आगे की कहानी हम अनिल रस्तोगी जी से ही सुने, कैसे घर के भी आर्थिक रूप से कमजोर सदस्य उस ठेकेदार को, उस दबंग ठेकेदार को वापस कर देते हैं। और जब ठेकेदार कहता है कि भाई मैं ट्रैक्टर लेकर आया हूं, ये श्रमिक लेकर आया हूं, इनके खर्चे का क्या होगा, कुछ दबंगई की भाषा में ही वह ठेकेदार बात करता है, जो अपने एक ठेकेदार का एक रूप रंग और उसकी एक खास शैली होती है बात करने की। फिर वह उस स्त्री के गले में जो माला है वह उसे दिया जाता है ठेकेदार को, और फिर वह उसको हाथ से ही तौलता है और चला जाता है। इस तरह से नीम का वह पेड़ बच जाता है। मगर आगे की कहानी और उसके फिल्मांकन से जुड़े अनुभव हम स्वयं अनिल रस्तोगी जी से सुनते हैं। जी अनिल जी। नहीं, कहानी तो आपने वाकई बढ़िया सुना दी, क्योंकि मुझे भी अब ये बात है 1990 की,
जिसको कि करीब 30 साल हो गए हैं, मुझे भी नहीं याद थी। और मैंने फिल्म काफ़ी यूट्यूब पे ढूंढने की कोशिश की, मुझे फिल्म नहीं मिली। लेकिन ये याद है, इससे जुड़ा हुआ एक और एपिसोड याद है जिसने मेरा सीना चौड़ा कर दिया था। नरेश जी जब एडिटिंग करके आए, वो किसी बड़े स्टूडियो में गए थे। मेरे लिए तो एक बड़ा स्क्रीन उस समय एक सपने जैसा था। और तो जब नरेश जी जब वहाँ से किसी बड़े स्टूडियो में, शायद मेरा ख्याल है उन्होंने पाकीज़ा के जो मालिक थे उनके स्टूडियो में या कहीं पर किया था एडिटिंग। तो जब वो लौट करके आए तो उन्होंने एक जो कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया, वो बोले कि एडिटर जो था, वो कोई बड़ा भारी एडिटर था, वो पूछ रहा था कि इसमें ठेकेदार की भूमिका किसने की, बहुत ही प्रशंसनीय भाव से। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था जो कि मुझे इस फिल्म के द्वारा मिला था, और जो नरेश जी ने मुझे बताया था। और ये आज भी मैं इसको बहुत संजोए रखा हूँ। और इसके बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो अवार्ड मिला था, इसमें जो साइटेशन था उसमें था फॉर द एक्सीलेंट न्यूक्लियस ऑफ एन आइडिया बिल्डिंग एन इमोशनल ब्रिज बिटवीन ए फैमिली एंड ट्री। और इस जूरी के अध्यक्ष ने इसको ये कहकर सराहा था कि उन्होंने इस फिल्म में पहली बार व्याकरण का सृजनात्मक उपयोग देखा है। तो इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे इस फिल्म को। और फिर ये फिल्म जो थी ये दूरदर्शन से दिखाई गई। एक प्रोग्राम उस समय आप लोगों को याद होगा, रेणुका शाहने जी कंपेयर करती थी, उसका नाम था सुरभि। सुरभि में ये फिल्म दिखाई गई और फिर ये बहुत चर्चित रही ये फिल्म। और उसने नरेश जी को भी स्थापित किया और उस बहाने हम कलाकारों को भी स्थापित किया। तो ये कहानी है उस संबंध की जिसमें जो उन्होंने किया था। इसके अलावा हमारे दर्पण के और भी बहुत सारे संबंध रहे नरेश जी से। उनका एक बहुत मशहूर नाटक रहा एक हती मनु। एक हती मनु झांसी में हुआ था। और उसमें आपको बताएं, उसमें मुख्य भूमिकाएं हमारे साथ की कलाकार थी। जया भट्टाचार्य ने रानी लक्ष्मीबाई का रोल किया था। वो रानी लक्ष्मीबाई के एक बचपन की कहानी थी। और झलकारी बाई का रोल किया था संध्या ने, जिसने लीड रोल किया था फिल्म संबंध में। और इसमें करीब 35-40 कलाकार थे। इसका निर्देशन थपलियाल जी ने किया था। और झांसी में जब ये हुआ तो इसके साथ में करीब 100-125 फोक आर्टिस्ट भी थे, जिनका संचालन स्वर्गीय अखिलेश दीक्षित और रवि नागर ने किया था उसका म्यूजिक। और इतना पावरफुल प्ले था एक हती मनु। मैं तो ताज्जुब में हूँ, बुंदेलखंडी भाषा में था, कि उस नाटक के और प्रदर्शन क्यों नहीं हुए। और इस समय विशेष करके जब हमारा देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, मैं नरेश जी से निवेदन करूंगा कि इसको कराने की कोशिश करें। ये नाटक इस समय बहुत ही प्रासंगिक होगा, ये नाटक एक हती मनु। और इस तरीके से हमारे फिर और भी संबंध रहे उनके। पूर्वा ने को अभी भी मैंने ऑफर दिया हुआ है कि हमारे साथ कोई नाटक करे। पूर्वा भी बहुत ही मेधावी है। और उसका नाटक हमने जब दर्पण की गोल्डन जुबली की थी, 50वीं वर्षगांठ मनाई थी, तो उसका नाटक आज रंग है करके हमने बॉम्बे से बुलाया था और बहुत अच्छा प्रदर्शन उसने किया था। तो इसके अलावा उनकी भतीजी संध्या ठाकुर रही है। उसने हमारे कई प्लेज में हिस्सा लिया, लव बर्ड्स में, हरिश्चंद्र की लड़ाई में, चूचू का मुरब्बा में, नागरी नौटंकी में। तो इस तरीके से हम लोग के बड़े प्रगाढ़ संबंध रहे। और जैसा जैसा मैं नरेश जी को जानता गया, जैसे मुझे पता लगा कि साहब मतलब समकालीन कवियों में उनका एक बहुत ही ऊंचा स्थान है। हमारे लखनऊ में तो मेरा ख्याल इस समय पहला ही स्थान उनका है। और उनको अवार्ड्स जो मिले, उन्होंने 17 साल की उम्र से कविताएं लिखने शुरू की, और पहली उनकी कविता का पुस्तक छपी भी नहीं थी और उनको अवार्ड मिल गया था। तो इस तरीके से मैं तो अपने को बड़ा प्रिविलेज महसूस करता हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार से जुड़ा हुआ हूँ जो कि इतना मेधावी है, सांस्कृतिक रूप से इतना समृद्ध है। जी हेलो।
हाँ मित्रों, अभी हमने जो संबंध फिल्म की कहानी सुनी, तो मेरे लिए यह बेहद सुखद है कि मैंने नरेश जी से अनुरोध किया कि वे इस फिल्म की कहानी हमें बतलाएं, और उन्होंने पूरी कहानी यह बतलाई। हम लोग चाहेंगे कि यह फिल्म जो उस समय की जो सिनेमाई तकनीक थी उसके अंतर्गत बनी हुई थी, कुछ ऐसा उपाय हो कि इतनी महत्वपूर्ण कथा और फिल्म निर्देशन से ली हुई यह फिल्म आज के रूप में लोगों के समक्ष आ सके और उसका डिजिटलकरण हो सके, ताकि अधिक मैं से अधिक अर्पण जी लोग। मैं अर्पण जी ऐड करना चाहूंगा कि वातावरण पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन ये जो नरेश जी की फिल्म बनी थी, ये मुझे अब तक की सबसे पावरफुल फिल्म मिलती है, जो कि मैसेज को कम्युनिकेट करती है। और उसका जी छायांकन भी बहुत अच्छा हुआ था। उन्होंने 35 मिलीमीटर पे बनाया था उस समय फिल्म। लोग यूजुअली 16 mm पे बना करके उसको करते थे, उन्होंने 35 mm पे बनाया था। 20 मिनट की फिल्म थी और बहुत ही पावरफुल फिल्म थी। और जैसा कि मैंने अभी जूरी के जो चेयरमैन थे उनका मैंने संदेश पढ़ा और जो साइटेशन उन्होंने लिख के दिया था, सो आई थिंक वी वर ऑल ग्रेटली प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ दैट फिल्म। जी और बिल्कुल। और नरेश जी ने, जैसा कि मैंने बताया कि उसको डायरेक्ट करना था विजय जी को, लेकिन विजय जी चूंकि चली गई थी, लेकिन नरेश जी ने पूरा अपना जिस ढंग से काम उसमें मेहनत से किया था, जिस ढंग से पूरा उसकी एडिटिंग और म्यूजिक वगैरह उसमें डाला था, वाकई बहुत ही कमेंडेबल था। और बहुत हाँ अच्छी बात है कि अगर उस फिल्म को फिर से अगर डिजिटल फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में यूट्यूब से अगर उसको ढूंढवा करके अगर वो फिल्म मिल सके, तो मेरा ख्याल है आज के लिए भी ये जो हमारे आज के लोग हैं, आज का जो समाज है, हमारे आज की जो जनता है, उससे एक बहुत बड़ी सीख ले सकती है हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए। जी बिल्कुल। और अभी अनिल रस्तोगी जी जो बात कह रहे थे कि इस फिल्म की प्रेरणा नरेश सक्सेना जी ने अपनी ही कविता से ली, जी और वह कविता है उसे ले गए। उसे ले गए शीर्षक से जो कविता है, नीम के पेड़ पर, वहां से नरेश सक्सेना जी को इस फिल्म को बनाने का विचार आया। मगर कहीं इस फिल्म में इस कविता का इस्तेमाल नहीं। यह भी एक जी नरेश जी के लिए जी उन्होंने जो कविता में कहा था उसको जी दृश्य के रूप में मोन्टाजेस के फॉर्म में उन्होंने उसमें रखा था, जहां तक मुझे याद बिल्कुल है वो। जी 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 उसमें वो कविता को उन्होंने इस्तेमाल, कविता की लाइनें नहीं इस्तेमाल की थी, लेकिन उसके विजुअल्स उन्होंने यूज किए थे इन द फॉर्म ऑफ मोन्टाजेस। हाँ। तो जब कविता उस फिल्म की पृष्ठभूमि में है और अपने शब्दों से उपस्थित न होकर अपने दृश्यों से उपस्थित है, तो क्यों नहीं उस कविता को भी हम सुनते चलते हैं। अनिल जी, जरूर मैं नरेश सिन्हा जी की वह कविता उसे ले गए का एक पाठ कर लेता हूं। जरूर। आइए। अरे सॉरी, उसे ले गए, नरेश सक्सेना। अरे कोई देखो, मेरे आंगन में कटकर गिर गया। अरे कोई देखो, मेरे आंगन में कटकर गिरा मेरा नीम। गिरा मेरी सखियों का झूलना, बेटे का पलना गिरा। गिरी उसकी चिड़िया, देखो उड़ा उनका शोर। देखो एक घोंसला गिरा। देखो वे आरा ले आए कुल्हाड़ी और रस्सा ले आए उसे बांधने। देखो कैसे कांपी उसकी छाया, उसकी पत्तियों की छाया, जिनसे घाव मैंने पूरे। देखो कैसे कटी उसकी छाल, उसकी छाल में धंसी कुल्हाड़ी की धार, मेरे गीतों में धंसी
मनौती में धंसी, मेरे घावों में धंसी कुल्हाड़ी की धार। बेटे ने गिन लिए रुपए, मेरे बेटे ने, देखो उसके बाबा ने कर लिया हिसाब। उसे ले गए जैसे कोई ले जाए लावारिस लाश, घसीट कर ऐसे उसे ले गए आंगन की धूप छांव, सुबह शाम चिड़ियों का शोर। ले गए ऋतुएं अब तक का संग साथ, सुख दुख सब जीवन ले गए। तो बेहद मार्मिक कविता, मगर फिल्म में उस वृक्ष को बचा लिया जाता है और वृक्ष से जो जुड़े हुए लोक गीत हैं उसके गायन होते हैं और नीम के उस पेड़ के कई कई शॉट दिखाए जाते हैं और फिल्म पूरी हो जाती है। जैसा कि साइटेशन की चर्चा की अनिल जी ने, किस तरह से उसे एक परिवार और एक पेड़ के बीच के संबंधों पर आधारित एक बेहद संवेदनशील फिल्म बनाने के लिए पुरस्कृत किया गया राष्ट्रीय स्तर पर। कुछ और बातें हमारे होंगी अनिल जी जो हम लोग हाँ आप सुनना चाहेंगे? देखिए, उनकी कविताएं, विशेषकर जो लघु कविताएं नहीं हैं, वो कुछ मुझे भी पढ़ने का मौका मिला। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ पाता, पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर हूँ। उसकी एक लघु कविता का इस्तेमाल थपलियाल जी ने हमारे एक नाटक कन्यादान में किया था। विजय तेंदुलकर जी का लिखा हुआ नाटक है, उसमें मैंने भूमिका की थी। उसमें स्टोरी ये है कि मैं उदार प्रवृत्ति का पिता हूँ और मेरी बेटी एक दलित युवक से प्यार करती है और उससे शादी करने की बात करती है। हालांकि मेरी पत्नी उसके खिलाफ है, लेकिन मैं उससे इजाजत दे देता हूँ। जब वो वहां पर जाती है तो कुछ उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता है, उसकी वजह से बहुत पीड़ित होती है और आकर के हमें बताती है सब। तो मैं कह देता हूँ कि तुम उसको छोड़ दो और छोड़ करके वापस आ जाओ, लेकिन वो कहती कि नहीं, मैं वही करके समाज को ठीक करने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर थपलियाल जी ने उस लड़की के मुंह से वो कविता पढ़वाई थी, जो हमारी बेटी का रोल कर रही थी, शांति ठाकुली। बहुत अच्छा अभिनय उसने मेरी बेटी का किया था। तो जो उनकी कविता है, पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती, नदी पार होती है नदी में धंस कर। ये इतना इतना बड़ा मैसेज उसमें था कि अगर उस लड़की को अगर वहां ठीक करना है, अपने परिवार को ठीक करना है, अपने समाज को ठीक करना है, तो वहीं रह करके उनमें डूब करके उनके साथ मिल करके उसको ठीक कर सकती है, उसको अलग होकर के नहीं कर सकती है। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी कविताएं भी जो नरेश जी ने लिखी हैं, वो बहुत ही प्रभावशाली हैं और मुझे लगता है कि बिल्कुल वो दिल पर वार करती हैं उनकी जो कविताएं हैं। जैसा मैंने कहा, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है उनके, कई अब तो कई किताबें उनकी आ गई हैं, 4-5 किताबें आ गई हैं, लेकिन बहुत ही प्रभावी है वो। इसी तरीके से एक और हमारा उनका हमारे यहाँ राधे श्याम सोनी जी हैं, हमारे दर्पण के सचिव। तो नरेश जी की जब 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, मेरी आवाज तो आ रही है ना? हेलो जी आ रही है हेलो। आवाज, बिल्कुल अच्छा, जब आपकी नरेश जी आवाज। की 75वीं वर्ष जब नरेश जी की 75वीं वर्षगांठ थी, तो हमारे सचिव हैं राधेश्याम सोनी जी, उनके ऊपर एक मैगजीन का स्पेशल अंक निकला था, उसके लिए भी उन्होंने आर्टिकल लिखा था। और उन्हीं सोनी जी के कहने पर हमारी संस्था ने 2019 में एक कविता का रंगमंच करके एक वर्कशॉप की थी, जिसको हमारा ही एक बच्चा जो एनएसडी में पढ़ रहा है, विकास गौतम, उसने डायरेक्ट किया था। तो जब कविता के मंचन की बात हो तो और उसमें हम नरेश जी की मदद लें, ये संभव नहीं था। हमने नरेश जी को रिक्वेस्ट किया, सोनी उनके पास गए, राधेश्याम सोनी जी, और उन्होंने तत्काल हमारा जो निवेदन था उसको स्वीकार कर लिया और बोले मैं वहाँ नहीं, मैं बच्चों को तुम यहीं मेरे घर पे लाओ।
मैं उन बच्चों को बताऊंगा भी, उन्हें चाय भी पिलाऊंगा, उनको नाश्ता भी कराऊंगा। और उन्होंने फिर उन बच्चों को बताया। करीब 2 घंटे का उन्होंने सेशन लिया और उन्होंने उसमें कविता के मंचन के मर्म को, उसकी बारीकियों को बच्चों को बताया। और जैसा कि हमें उसके निदेशक ने बताया, उनका कहना था कि रटी हुई भाषा से रटे हुए ही विचार आते हैं। एक अभिनेता के लिए ये आवश्यक है कि वो जिस भाषा में नाट्य प्रयोग करे उस भाषा की अच्छी जानकारी उसे हो। शब्दों के उचित प्रयोग की जानकारी आवश्यक है और तभी वो दिए हुए संवादों को समझकर उसे अपने अभिनय के माध्यम से उसके वास्तविक अर्थ को दर्शकों तक पहुंचा सकता है। कविता कोलाज के नाम से हमारे ये नाट्य प्रयोग हुआ था संगीत नाटक अकादमी प्रेक्षागृह में। और उसमें अन्य कविताओं की रचनाओं के, अन्य कवियों की रचनाओं के साथ नरेश जी की कविता जो बहुत प्रचलित है, मछलियों का प्रदर्शन कार्यशाला के विद्यार्थियों में मुअज्जम खान द्वारा किया गया था, जिसे बहुत ही सराहा गया। तो इस तरीके से नरेश जी ने पग पग पर हमारी संस्था को बढ़ाने में, हमारी संस्था को राय देने में, अपना सहयोग देने में मदद किया। और जैसे मैंने बताया कि विजय जी भी इसमें सहयोगी रही, पूर्वा भी इसमें बहुत सहयोगी रही। तो वी हैव बीन रादर वेरी लकी टू हैव सच ए पर्सन इन आवर टाउन हु इज सो नाइस and so good to our family and to our theatre group. जी। और मित्रों, जब उस नरेश सक्सेना जी के यहाँ उनके घर पर जो दर्पण नाट्य मंडली के लोग आए और उनके साथ नरेश सक्सेना जी का जो संवाद हुआ, तो आइए हम लोग उन चित्रों के माध्यम से उस समय में चलते हैं और देखते हैं कि साहित्य और रंगमंच के बीच किस तरह के संबंध होते हैं और उन संबंधों के साथ दोनों ही अनुशासन कैसे समृद्ध होते हैं। नरेश सक्सेना हरदम इस कोशिश में रहते हैं कि रंगमंच हो, फिल्म हो, साहित्य हो, उनके अंतर संबंधों को लेकर वे अपने तई कुछ न कुछ योगदान करते रहे। अनिल जी, आप बतलाएं इन चित्रों को लेकर। और जी इसमें राइट हैंड पर जो येलो ड्रेस में है हमारे सचिव हैं राधेश्याम सोनी जी, जिन्होंने पूरी ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी। और इसमें हमारे जो बच्चा जो बैठा हुआ है ब्लैक ड्रेस में, वो इसका निदेशक था, विकास गौतम। और नरेश जी को आप देख रहे हैं और कितने बच्चे बड़े उत्साहित लग रहे हैं नरेश जी के साथ में फोटो खिंचवा करके। तो ये उन्हीं के घर की पिक्चर है जब उन्होंने 2 घंटे का सेशन दिया था इन बच्चों को, और जो जिससे वो बच्चे बहुत ज्यादा लाभान्वित हुए थे। एवरीबडी वाज सो हैप्पी टू मीट हिम एंड टू लर्न फ्रॉम हिम। ये सब वर्कशॉप के बच्चे हैं। तो इसमें और लोगों को मैं भी नहीं पहचानता हूँ, लेकिन क्योंकि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए इस वर्कशॉप को हुए लगभग। तो लेकिन उस वर्कशॉप से जो जो नरेश जी ने जो उनको जो शिक्षा दी, जो उनको बताया, जो मीनिंग बताया उनको। देखिए, कहानी का रंगमंच तो बहुत ज्यादा होने लगा है। इसकी शुरुआत देवेंद्र राज अंकुर जी ने की थी, लेकिन कविताओं का मंचन नहीं हुआ था, या शायद बहुत कम हुआ हो। तो इसीलिए हमारे सोनी जी का आइडिया हुआ कि हम लोग क्यों ना, जब नरेश जी जैसे मशहूर कवि हमारे बीच में हैं, तो क्यों ना हम उनसे राय लेकर के तो कविता कोलाज के नाम से ये मंचन किया गया था, जिसमें विभिन्न कवियों की कविताओं को लेकर के पढ़ा गया था और उनको ड्रामेटाइज किया गया था। बाकायदे एनेक्टमेंट किया गया था उन कविताओं में। ये नहीं था कि सिर्फ उनका रिसाइटेशन नहीं था, बाकायदे उन कविताओं के साथ एनेक्टमेंट था कि कैसे नाटक के रूप में हम उन कविताओं को प्रस्तुत कर सकते हैं।
जी, कुछ देर के लिए तकनीकी बाधा आ गई थी और हम जी लोग अ, कहीं न कहीं कुछ देर के लिए उलझ गए थे। बहरहाल उस अ, अवसर की बात तो हो ही गई कि किस तरह एक कवि, एक लेखक रंगकर्मियों को अ, साहित्यिक कृतियों पर और ओवरऑल रंगमंच की बारीकियों पर बात करता है और कविताओं का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए और किस संवेदनशीलता के साथ उसे प्रस्तुत किया जाए, उसे लोगों तक लाया जाए, इसकी चर्चा हुई। और कोई ऐसी बात, उनसे जुड़ी कुछ और ऐसी घटनाएं आपको याद आ रही हो अनिल जी, तो हमसे साझा करें। जी नहीं, हमारा उनका बस जब हम नाटक करते हैं तो हमारी इच्छा यही होती है कि नरेश जी हमारे नाटक में जरूर आए। और क्योंकि उनके जो रिव्यूज जो जो वो देते हैं हमें, जो एक क्रिटिकल इवेल्युएशन करते हैं, वो हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल होता है। और जैसा मैंने बताया कि ये पूरा जो परिवार रहा है वो बहुत ही संस्कृति से ओतप्रोत रहा है। और हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ा मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि अ, वो मुझे याद करते हैं, मुझे भी थोड़ी तरजीह देते हैं और मुझसे बात करते हैं। अभी जब उनकी 83rd बर्थडे थी तो मैंने 2 बार फ़ोन किया, मुझे मालूम था उस दिन बहुत बिजी होंगे, आजकल गोवा में हैं। उनका फ़ोन नहीं उठा, फिर मैंने तीसरी बार फ़ोन किया, मैंने कहा नहीं, बिना व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे तो सब लोग विश कर देते हैं, लेकिन जब तक मैं उनको फ़ोन पे नहीं विश करता हूँ, हर साल मैं उनकी जिस दिन बर्थडे होती है मैं उनको फ़ोन करना नहीं भूलता हूँ। मैं जानता हूँ कि उनके साथ एक बहुत दुखद स्थिति से गुजरना हुआ जब बेटे राघव का स्वर्गवास हुआ। लेकिन जी जिस इंटरनल शक्ति का उन्होंने परिचय दिया, वो वाकई काबिल तारीफ है। मैं समझ सकता हूँ कि ऐसी दुखद परिस्थिति में एक पिता के ऊपर क्या गुजरती होगी, लेकिन जैसे उन्होंने फेस किया उसको, मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं था जी साथ में वहां पर। तो जी बस मैं यही चाहता हूँ कि नरेश जी स्वस्थ रहें, सानंद रहें और हम लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें। और क्योंकि उनको देखिए, उन्होंने सिर्फ कविता में ही नहीं, उन्होंने नाटक भी लिखे। जैसे मैंने बताया, एक हती मनु उन्होंने लिखा। इसी तरीके से मैंने पढ़ा एक उनका नाटक है, वो मैंने सुना एक उनका नाटक है आदमी का आ। और ये नाटक के बारे में लगभग 5,000 प्रदर्शन तमाम भाषाओं में हुए हैं उसके। तमाम कई भाषाओं में वो अनुदित किया गया और उसके मंचन किए गए। इसके अलावा उनका उनके 2 नाटक और हैं, एक है प्रेत और एक कोई और नाटक है जो पूर्वा ने अडेप्ट किया है और उसको डायरेक्ट किया है। तो इस तरीके से कि आपके कवियों के बीच में तो बहुत ही मशहूर हैं हमारे नरेश जी, लेकिन थिएटर में भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो उन्होंने नाटक लिखे हैं। इसी तरीके से मैंने पढ़ा है कि जो उनकी कविताएं हैं, उनकी कविताएं भी तमाम कोर्सेज में प्रिस्क्राइब्ड हैं, जेएनयू में प्रिस्क्राइब्ड हैं। 7वें दर्जे से लेकर के एमफिल तक के कोर्सेज में उनकी कविताएं प्रिस्क्राइब हैं। तो ये एक साधारण आदमी की बात नहीं होती है। एक इतनी मल्टीफेरियस एक्टिविटीज जो हों, जिनमें मतलब संस्कृत के इतने विभिन्न पहलू हों कि टेलीविजन के लिए उन्होंने अलग लिखा। आकाशवाणी में देखिए कितनी बड़ी बात है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उन्होंने कोई म्यूजिक के क्लासेस नहीं लिए, लेकिन जिस ढंग से वो फ्लूट और हारमोनिका बजाते हैं तो लगता है कमाल के ही वो संगीत देते हैं। आकाशवाणी के लिए उन्होंने संगीत दिया, उनकी जो कंपोजिशंस हैं वो आकाशवाणी में बजाए गए। तो ये एक अद्भुत चीज ही है कि एक आदमी जो म्यूजिक सीखा भी नहीं है, उसके म्यूजिक कंपोजिशंस आकाशवाणी दूरदर्शन में बजाए जाते हैं। उनके लिखे हुए नाटक जो हैं, उनके बनाए हुए
सीरियल जो है दूरदर्शन पे टेलीकास्ट हो रहे हैं। तो ये एक, मैं इसे कहूँगा, ये अद्भुत ही प्रतिभा है। क्योंकि जो मैंने कहा ना कि उनको बहुमुखी प्रतिभा, तो ये तो बहुमुखी प्रतिभा से भी ऊपर निकल जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा की भी एक कोई लिमिट होती है, लेकिन हमारे नरेश जी जो है उस लिमिट से भी बाहर जा करके काम कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उनका संरक्षण हम लोगों को ऐसे ही मिलता रहे और वो ऐसे ही काम करते रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल रस्तोगी जी, आपने समय निकाला और हमसे बातचीत की। नहीं, इट धनंजय हैज बीन सिंह, ए ऑनर फॉर मी। थैंक इट्स ए यू, ऑनर फॉर मी कि थैंक नरेश जी के साथ अपने को एसोसिएट करने में किसी ऐसी बात में, ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात रही। जी। धनंजय सिंह और की एक आपका बहुत बहुत प्रतिक्रिया, धन्यवाद। जी जी जी। नरेश सक्सेना धनंजय सिंह की एक प्रतिक्रिया है। नरेश सक्सेना व नरेश मेहता, इन दो कवियों का स्नेह मुझे कभी कभार मिला, किंतु बहुत अल्प। अनिल रस्तोगी जी अक्सर इलाहाबाद आते रहे, उनका कविता कोलाज प्रयोग सराहनीय रहा। तो जिस कविता कोलाज की आप बात कर रहे थे, उसको लेकर यह प्रतिक्रिया। और मृदुला भारद्वाज जी, बाल कीर्ति, धनंजय सिंह और तमाम दूसरे मित्रगण जुड़े हुए हैं, हरगोविंद पुरी जी, संजीव बख्शी जी और स्मिता शर्मा जी, तारा सिंह, कई ऐसे मित्रगण जुड़े हुए हैं और कुछ एक के नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं। तो उन सभी का हार्दिक धन्यवाद कि वे लोग इस एकाग्र को इतना पसंद कर रहे हैं और नरेश जी के साहित्य में, नरेश जी के विभिन्न सृजनात्मक उपक्रमों के साथ खुद को जोड़े हुए। एक बार पुनः अनिल रस्तोगी जी, आपका हार्दिक धन्यवाद कि आप समय निकाले और बातचीत की। सभी मित्रों का नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।